पूरे देश में इस बात की चर्चा तो बड़े पैमाने पर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या अप्रत्याशित जीत हासिल की है, खास करके तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका चेहरा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर तरह तरह की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में आज क्या है चर्चा, इसी पर आज का बड़ा सवाल। कांग्रेस में परिवर्तन या सिर्फ मंथन? जी हां, आज का बड़ा सवाल न्यूज नेशन पर, कांग्रेस में परिवर्तन या सिर्फ मंथन? क्योंकि कांग्रेस में अभी तक जो कुछ होता दिख रहा है उसके आधार पर सिर्फ यह कहा जा सकता है कि मंथन और चिंतन हो रहा है, परिवर्तन की बात कहीं कोई नहीं कर रहा। आइए इस बहस को शुरू करें। इससे पहले कांग्रेस ने क्या कहा इस मुद्दे पर, यह आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। कार्य समिति उन चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से प्रतिकूल जनादेश आया। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी के हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। सरकार की जो खामियां थी, जो गलतियां थी, वो कमियां, कमजोरियां थी, चाहे वो करप्शन की थी, चाहे फार्मर्स का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, या बाकी इश्यूज थे, उनके बारे में उन्होंने डट के लड़ाई लड़ी और एक लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को दी। लोकतंत्र में जीतना और हारना होता है, लेकिन लीडरशिप देना अलग दूसरी बात होती है। तो आपने देखा पार्टी एक तरह से बदलाव के पूरे मूड में है, लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं? क्योंकि यही काम 2014 में कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था। आज इसी पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं और अपनी बहस की शुरुआत में आपको बता दें, आज हमारे पैनल में हमने भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित नहीं किया है। हमारे साथ कांग्रेस के 2 वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अपने तमाम मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी कांग्रेस से मौजूद हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर कौशल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूं, कांग्रेस में परिवर्तन या सिर्फ मंथन, यह है आज हमारा सवाल। और मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस परिवर्तन के मूड में है या आप लोग सिर्फ मंथन और चिंतन करके इस पूरे मामले को कहीं दबा देंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी किसी प्रकार से कांग्रेस कहीं कोई दुविधा में है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्पष्ट है। 12 करोड़ 16 लाख नागरिकों ने देश के हमें वोट देने का काम किया। हमारे मुद्दे बिल्कुल चयनित थे, मुद्दे बिल्कुल बेहतर थे, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव मुद्दों पर न होकर के अन्य विषयों पर हुआ। रही बात कांग्रेस किस तरह से आगे एक्ट करेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। वो इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन CWC ने उस बात को सिरे से खारिज करने का काम किया। राहुल गांधी जी को अधिकृत किया कि वो जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस के ढांचे में करना चाहते हैं, चाहे वो मैं क्षमा चाहता हूं राजीव जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अब से करीब आधे घंटे पहले मैंने ट्वीट करके जानकारी दी कि कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से जो मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन राहुल गांधी अपना इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं है। वो साफ कह रहे हैं कि आप एक नया प्रेसिडेंट ढूंढिए जो कि गांधी परिवार से संबंधित न हो। ऐसे में अभी भी कांग्रेस इसी बात पर जोर देगी कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। बहुत स्पष्ट एक बात कह देता हूं, राहुल गांधी जी तक मेरा संदेश चला जाए तो बहुत बेहतर है, न्यूज नेशन के थ्रू और अजय कुमार जी के थ्रू। कांग्रेस पार्टी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यूक्लियस गांधी फैमिली है। हमें गांधी फैमिली पर गर्व है। हमें गांधी फैमिली का अध्यक्ष चाहिए, राहुल गांधी जी अध्यक्ष चाहिए। हमें उनके नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। हम चाहते हैं कि वो फ्रंट से दोबारा से लीड करें। शिकस्त मिलती रहती है, हार जीत होती रहती है, इसमें हमें कोई ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे पास नीति भी बढ़िया है, हमारे पास मैनिफेस्टो भी बढ़िया था, हमारे पास नेता भी बढ़िया है जो सच बोलता है। मैं जानता हूं कि गांधी परिवार के आसपास कांग्रेस घूमती है, लेकिन यही सवाल मैं जरा अभय दुबे जी के सामने रखना चाहता हूं। अभय जी, कांग्रेस प्रेसिडेंट स्पष्ट तौर से CWC में कह चुके कि मैं नहीं नेतृत्व करना चाहता प्रेसिडेंट के आधार पर, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं, पार्टी का चेहरा बनना चाहता हूं, पार्टी के लिए जान लगाना चाहता हूं। क्या जरूरी है कि उनके ऊपर यह पद थोपा जाए? बिना पद के अगर वो काम करना चाहते हैं तो क्या यह गलत है?
अजय जी, दो विषय में स्पष्ट रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। जी, हमने राहुल गांधी जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नेतृत्व क्षमता का मूल्यांकन परिणामों से नहीं, पुरुषार्थ से किया है। सच कहने का उनका अदम्य साहस हमारे लिए हमेशा से प्रेरणादायी रहा है। कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली विरासत हमें ये शिक्षा देती है कि व्यक्तियों के आधार पर नेतृत्व नहीं निर्धारित होता। कांग्रेस पार्टी में नीतियों और विचारों के आधार पर सिद्धांत उसका नेतृत्व करते हैं। हमारे लिए ये गौण है कि कौन नेतृत्व कर रहा है, ये राहुल गांधी जी स्वयं इसकी कई बार व्याख्या कर चुके हैं। इसलिए ये प्रश्न नहीं उठता। दायित्वों का निर्धारण सामूहिक रूप से समूची कांग्रेस पार्टी को करना होगा। और मैं इस बात को आपके सम्मुख कहता हूं कि हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन के दौर से गुजरेंगे और पुनः भारतवर्ष में उसकी जो बुनियादी स्वभाव है, जो बहुलतावाद है, उसका गुलदस्ता हम फिर भारत के हाथ में देंगे। एक बात मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, नियोजित रूप से 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने प्रतिपक्षियों के खिलाफ एक अभियान चलाया, हमारी छवि को धूमिल किया और ये चुनाव भावावेश में, तत्कालिक भावावेश में आकर के हम लोगों को, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज हमें जनादेश को कुछ इस नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन चूंकि आज हम अपनी बहस पूरी कांग्रेस पर केंद्रित करना चाहते हैं तो आज हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आज मैं आग्रह कर रहा हूं, ये मेरा आग्रह है आप सबसे, आइए सिर्फ कांग्रेस की चर्चा करते हैं। और मैं जरा संजीव जी को शामिल करूं। संजीव जी, बिल्कुल, एक मैं आखिरी बात रखना चाहता हूं। आखिरी बात जी, अजय जी, एक 10 सेकंड दीजिए, बस एक 10 सेकंड। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 51-52 में जनसंघ का गठन हुआ जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, दशकों तक जनसंघ चुनाव हारता रहा जी। 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने। 1984 में खुद अपने गृह नगर से वो चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नेतृत्व अप्रासंगिक हुआ कभी? इसलिए नेतृत्व अप्रासंगिक नहीं होता, नीतियों की विवेचना हर पार्टी को करनी चाहिए। मेरी चलिए, मुझे लगता है हम इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पार्टी का नेतृत्व, और कौशल जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं यहां पर अभी जरा संजीव से पूछ लूं। संजीव, आज जब लगातार इस बात की चर्चा थी कि नेतृत्व को लेकर कहां आगे बढ़ें, राहुल गांधी 2004 में हमारे सामने आते हैं, एक नेता के तौर पर पार्टी को लेकर आगे बढ़ने की जबरदस्त कोशिश करते हैं और 2019 में कहते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता। और जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं वो किसी कीमत पर अपना इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते। ऐसे में क्या जरूरी है आज कांग्रेस पार्टी के लिए कि राहुल गांधी पर यह दबाव बनाया जाए कि अपना इस्तीफा वापस लें? क्यों नहीं उन्हें स्वच्छंद तरीके से काम करने का मौका दिया जाता है? अजय, एक तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई चीज़ें बदल गई हैं। एक तो ये बदल गया है कि जो शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसको ज़्यादातर लोगों ने एक प्री स्क्रिप्टेड और हमेशा की तरह की कहानी की तरह लिया। तो ये हमेशा की तरह की कहानी नहीं है। राहुल गांधी सच में इस्तीफा देना चाहते क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि वो इस पोजीशन के लिए और ये दायित्व निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा उनका मानना है। और प्लस वो थोड़े से खिन्न भी हैं बाकी नेतृत्व से। लेकिन मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी दुविधा में फंस गई है कि क्योंकि सच में अभी उनके सामने ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि नेता कौन है। नेता कोई भी हो, मेरा मानना है इस चुनाव में अगर जो कांग्रेस का चुनावी रूप से, नेहरू जी बहुत पुरानी बात है, मैं उस समय कोई पत्रकार नहीं था, बहुत 4-5 साल का था जब उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी को थोड़ा बहुत देखा, राजीव गांधी को देखा, इन सब में से कोई भी नेता इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सामने होता नहीं जीत पाता। तो ये मुद्दा ही गौण है कि नेता कौन है कौन नहीं है। भाई आप कहानी चुनिए, आप कहानी सोचिए, क्या नैरेटिव देना चाहते हैं देश को। वो नैरेटिव कांग्रेस का देश में किसी के पास नहीं है। साउथ इंडिया के 1-2 नेताओं को छोड़ दें आप, तो उसके अलावा कहां है नैरेटिव बीजेपी को चुनौती देने वाला, मोदी जी को? क्योंकि वो कोई भी नेता होता क्या करता जब जैसा। संजीव जी, आपने जो बात उठाई, चलिए मैं जरा अभी राहुल गांधी के ऊपर चर्चा करने से पहले नैरेटिव का एक छोटा जवाब ले लेता हूं। अभय दुबे जी, आपने कहा कि लोगों को मोहित कर गई भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछता हूं, नैरेटिव क्या था इस पूरे चुनाव में आपका? क्या नैरेटिव था जो आज पूरे तरीके से जनता ने किनारे कर दिया? कोई था नैरेटिव क्या? देखिए अजय जी,
हम लोगों ने, ये बात सही है, परंपरागत तरीके से विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर के लिए कामयाब हुई। एक, जो स्वयं सोनिया गांधी जी ने कही कई बार, उन्होंने ये ठप्पा लगाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है। एक बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं। और दूसरा, उन्होंने ये भी कोशिश की समानांतर रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहने की कि एक कम्युनिटी विशेष है जो भारत के खिलाफ है। ये नैरेटिव को लेकर वो आगे बढ़े, इसमें वो राष्ट्रवाद को भी समाहित कर लेते हैं, मगर बुनियादी मुद्दे उन्होंने नहीं टच किए क्योंकि वो जानते थे कि डिलीवरेबल्स नहीं है, वो जानते थे परिणाम नहीं है। इसलिए आज भी नई सरकार का आरोप ऐसा चिपका कि वो फेविकॉल से भी ज्यादा वो चुनौतियां खड़ी है, रोजगार की, किसानों के फसलों के दाम की, आर्थिक नीति की, उद्योगों की। संगीत रागी जी। अजय जी, चुनाव में कोई एक विषय नहीं होते हैं, एक मुद्दे नहीं होते हैं। इस चुनाव में भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने नैरेटिव नहीं बिल्ड किया। कांग्रेस पार्टी ने, उनको लगा कि बोफोर्स का जो तोहमत था कांग्रेस के पीछे लगाने के बाद कांग्रेस साफ हो गई थी। संभवतः ये जो राफेल का मामला है वह भी नरेंद्र मोदी के लिए वैसा ही साबित होगा। और आपने चौकीदार चोर जैसा नारा, एक इतना विभत्स नारा आपने चलाया और देश में सब जगह आप इस नारे को ले जाने की आपने कोशिश की, हर संभव आपने कोशिश की, हर मंच से कोशिश की। और आपने नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? कांग्रेस का नैरेटिव फेल कर गया। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल क्यों हुए? ये सारे मुद्दे थे, इसके बावजूद सक्सेसफुल क्यों थे? मेरा ऐसा मानना है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी ने लोगों का भरोसा जरूर बनाए रखा। लोगों को निराशा हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे नरेंद्र मोदी से लोगों को निराशा हाथ लगी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री में बना रहा कि ये आदमी 24 कैरेट का है, ये आदमी देश के साथ धोखा नहीं कर सकता है, ये आदमी बेईमान नहीं है। और एक और बात, 24 और ये आदमी जो है, ये आदमी देश को आगे ले जाए। अगर मैं अभी जो रागी जी जो कह रहे हैं, मैं इसको पलट देता हूं। रागी जी ये कहते हैं नरेंद्र मोदी लोगों पर अपना भरोसा बनाए रखे, राहुल गांधी भरोसा जीत नहीं पाए। राजीव त्यागी जी, अभय दुबे जी। राजीव त्यागी जी पहले आप। देखिए, बात हुई थी कांग्रेस पे चर्चा होगी जी, और यह संगीत रागी जी नरेंद्र मोदी जी का स्तुतिगान करने लगे। अब वो कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, आरएसएस के विचारक हैं जी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कमियां रहती हैं तभी चुनाव हारा जाता है। और मैं निश्चित रूप से 2-3 चीजें इंगित करना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, वंस मैन्स पॉइजन इज अनदर मैन नेक्टर। किसी के लिए एक चीज जहर हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो चीज अमृत हो सकती है। राजनीति में सिद्धांत लागू होता है जी। राजनीति में सिद्धांत में चलने के लिए निश्चित रूप से आपको पॉइजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और नेक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर सोशल इंजीनियरिंग बेहतर करनी पड़ेगी तो साथ साथ मुद्दे चयनित करने के साथ साथ भावनात्मक जो मुद्दे हैं उन पे आपकी पार्टी के नेताओं की क्या राय है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। हिंदुस्तान, हमारा जो प्यारा हिंदुस्तान है, वो भावनात्मक देश है। अच्छा, एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक जवाब जी, कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, एक जवाब दे लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। रागी जी जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए प्लीज। देखिए, कांग्रेस का जो मंथन है वो श्मशान का वैराग्य है। श्मशान में आदमी जाता है तो लगता है कि देखियो यही दुनिया है, और बाहर आकर के लौट करके आता है तो फिर उसी दुनिया में खो जाता है। अभी हार के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, निश्चित तौर पे अभी आत्ममंथन का दौर चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को आप देख लीजिए ना, कौन ग्रास रूट का आदमी वहां पर बैठा हुआ है साहब। सारे के सारे कांग्रेस के चुने हुए। एक मिनट मुझे बोलने के वैराग्य का मंथन है कांग्रेस का। अभय दुबे जी जवाब दे रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी हिम्मत हो जो राहुल गांधी को कहे कि नहीं, आप इतने हार चुके हैं चुनाव, आपको अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए, हम एक नया चुनाव, नया अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। ये हमारे लिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं साहब, कांग्रेस के जो चुने हुए प्रवक्ता हैं, क्या ये बच जाएंगे क्या? अच्छा, एक सेकंड, जो दूसरा अभय दुबे जी अलग प्रवक्ता लाएगा। आइए, अभय दुबे जी जवाब दे रहे हैं। अभय जी प्लीज जवाब दीजिए। अभय जी मैं आ रहा हूं रागी साहब आपके पास, लेकिन अभय जी से पहले जवाब ले लो। हम भी हैं भाई। संगीत जी, मेरी पार्टी की सारी बहस अब कांग्रेस प्रवक्ता और रागी जी भी करा देंगे। मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना रखने के लिए और धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने सद्भावना पूर्वक पार्टी कैसे रिवाइव हो इस पर प्रकाश डाला।
मैं कुछ बुनियादी बातें बता दूं आपने। पूरे चुनाव में आप देख लीजिए, डेस्परेटली आपने कहा ना कि भरोसा जीता प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, भरोसा जीता होगा, चुनाव इतने प्रचंड बहुमत से जीता है, लेकिन पहले उन्होंने काम यह किया कि एक नियोजित दुष्प्रचार से भरोसा खत्म किया प्रतिपक्षियों का। और वो भी मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि तथ्यहीन आरोपों के आधार पर। संगीत रागी जी, मैं अपने प्रधानमंत्री पर पूरी आस्था रखता हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं कैसे। छोटे से 2 उदाहरण दूंगा। 12 का चुनाव मैंने पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने हर चुनावी सभा में कहा कि मैं दस्तावेज देखकर आया हूं, मनमोहन सिंह जी ने सर क्रीक की सीमा पाकिस्तान को सौंपने के दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। बाद में पीएमओ ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव मौजूद ही नहीं था। अभी पिछला जब चुनाव हुआ गुजरात का, तब उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान के एनवॉय के घर पर बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है। बाद में जेटली साहब ने उस पर क्षमा याचना की। आज फिर पूरा का पूरा पाकिस्तान केंद्रित एक दुष्प्रचार किया गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके मूर्धन्य नेताओं के खिलाफ। ये चुनावी रणनीति है। विनोद जी, विनोद अग्निहोत्री जी प्लीज, विनोद अग्निहोत्री जी जवाब दें। विनोद अग्निहोत्री जी, अखिलेश ने उस नारे को उठाया। विनोद अग्निहोत्री, अभय जी सुनिए, अभय जी अजय जी 1 मिनट सुनिए। सच कहने का हो सकता है कि तरीका और सलीका हमारे पास ना रहा हो, लेकिन उससे सच बदला नहीं। संगीत राजगी जी, अच्छा आज भी अब आप जवाब। संगीत जी प्लीज, विनोद जी को विनोद जी प्लीज मौका जरूर दीजिए। बिल्कुल दूंगा। अभय जी और राजीव त्यागी जी, आपने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रचार किया और वो प्रचार किया और ये गलत बोला, वो असत्य बोला। सवाल ये युद्ध है, और युद्ध में जो है आप अगर युद्ध हारते हैं और आप कहें कि दूसरे के जो है हथियार ज्यादा मजबूत थे इसलिए हमारे, इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास इतनी बड़ी विरासत थी, राष्ट्रवाद की बुनियाद पर ये चुनाव लड़ा गया। बालाकोट और उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक को नरेंद्र मोदी जी ने अपना राजनीतिक एक तरह से हथियार बनाया और आपको ध्वस्त कर दिया कि हमने घर में घुसकर मारा। आपके पास इस देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रवाद की जननी इंदिरा गांधी को आप भूल गए। आपके किसी नेता ने 1971 का जिक्र किसी भाषण में नहीं किया। आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि पाकिस्तान को हमने तोड़ा। आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि परमाणु बम हमने बनाया। आपके किसी नेता ने नहीं कहा कि सिक्किम को हमने मिलाया। आप खुद नैरेटिव नहीं तय कर पाए राष्ट्रवाद में। आप तो जो है, तो आप नरेंद्र मोदी को दोष मत दीजिए। बिल्कुल, आप जो है अपनी रणनीति पर विचार करिए कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस नैरेटिव में बड़ी लाइन नहीं खींच पाए। बिल्कुल, राष्ट्रवाद मैं एक सेकंड अभय जी, और हम चाहते हैं कि आप प्रोफेसर कौशल जी की बात भी सुन ले। अभय जी, मुझे लगता है कि आप जरा ये बात सुनेंगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। प्रोफेसर कौशल, मैं आ रहा हूं सर। प्रोफेसर कौशल, क्या आपको लगता है कि गांधी फैमिली, उसके साथ साथ कांग्रेस तय नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, और अब जबकि राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि मैं कांग्रेस पद से अपना इस्तीफा, अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देना चाहता हूं, मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने का मौका दिया जाए, तो क्या कांग्रेस पर इस पर विचार नहीं करना चाहिए? प्रोफेसर कौशल। देखिए, ऐसा हुआ कि आपने, अजय जी, आपने ये शुरू किया कि कांग्रेस में मंथन होगा कि परिवर्तन, यहां से आपने डायलॉग शुरू किया और पूरा डायलॉग सिमट गया भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस की दुविधा यह है कि जहां भी उनके परिवर्तन और मंथन की बात होगी, वो भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण, छिद्रान्वेषण, न जाने क्या क्या करने लगेंगे। मेरा यह मानना है कि देश में लोकतंत्र है, वहां विपक्षी पार्टी, मजबूत विपक्षी पार्टी होनी चाहिए, और कांग्रेस विपक्षी पार्टी के रूप में भी नहीं खड़ी हो सकी। ये दूसरी बार है। 2014 में भी वो विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं खड़ी हो सकी, 2019 में विपक्षी पार्टी के रूप में नहीं खड़ी हो सकी। और आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि 3 चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद भी 19 में इतनी बुरी हालत हो गई। इसका मतलब है कि 6 महीने बाद भी उन राज्यों में भी जनता ने उनको नकार दिया। इसका दूसरा अर्थ है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तुलना में संगठनात्मक रूप में शून्य है, कहीं खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से मेहनत करके अपने संगठन को मजबूत किया। उन्होंने बूथ की बात की, उन्होंने पन्ना प्रमुख की बात की, उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रश्रय दिया। आप ये बताइए कि 2004 से लेकर के 10 साल तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार थी, वहां कांग्रेस के किन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया गया? होता यह था कि कांग्रेस मजबूत तब हुआ करती थी जब देश भर के राज्यों में उनके मजबूत छत्रप हुआ करते थे। अब आप बताइए कि देश भर के राज्यों में
उनके मजबूत छत्रप कहाँ है? क्या कमलनाथ मजबूत छत्रप हैं? क्या गहलोत मजबूत छत्रप हैं? ये छत्रप नहीं है, वो छत्रप कांग्रेस के आइडियोलॉजी को, विचारधारा को मजबूत आधार पर खड़ा करती थी और छत्रप राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ताकत देती थी। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ पर प्रोफेसर कौशल उठाए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हमें आज छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हम तुरंत आ रहे हैं। और उसके बाद अभय जी और राजीव त्यागी जी, आप दोनों से हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में कांग्रेस परिवर्तन करना भी चाहती है या सिर्फ नाम का यह मंथन है। आज का बड़ा सवाल है, कांग्रेस में परिवर्तन या सिर्फ मंथन? कांग्रेस में परिवर्तन या सिर्फ मंथन? चर्चा कर रहे हैं हम राजीव द्विवेदी जी कांग्रेस से, अभय द्विवेदी जी कांग्रेस से, विनोद अग्निहोत्री जी, संजीव श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर माफ कीजिए राजीव त्यागी जी हमारे साथ हैं। मैंने गलती से आपका नाम कुछ गलत बोल दिया था, माफी चाहता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी और प्रोफेसर कौशल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। राजीव त्यागी जी, शुरुआत आपसे करूं। कांग्रेस में मूलभूत तरीके से स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, यह बात 2014 के एंटनी कमेटी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखी है। क्या इस किताब को कभी किसी ने धूल झाड़कर देखने की भी कोशिश की? यह रिपोर्ट कभी किसी ने देखने की कोशिश की? कोई काम भी हुआ 5 साल में इस पर? देखिए, मैंने पिछले सेगमेंट में अंग्रेजी की कहावत इस्तेमाल की थी, इस सेगमेंट में अंग्रेजी की एक कहावत और एक शेर कहूंगा, उससे आप सारा कांग्रेस का भी समझ जाएंगे और समझ जाएंगे किस तरफ हम जा रहे हैं। जी, अरे शेर और कहावत से गीदड़ तो मैं नहीं हूं पंडित जी, साफ साफ बताइए ना कि क्या स्थिति। आप शेर और कहावत में पंडित जी, गीदड़ तो मैं हूं नहीं। कहां शेर कहां कहावत? पार्टी राष्ट्रीय है कि शेर और कहावत है? आपका अपना तरीका हो सकता है बोलने का, मेरा अपना तरीका है। कहीं तो अब इस राज में बोलने का तरीका भी बदल लूं? नहीं, तरीका ठीक है तो बहस पर आइए त्यागी जी ना, बहस करिए। गंभीर सवाल है, देश के लोकतंत्र का सवाल है, तरीका बदल लूं? लोकतंत्र का एक हिस्सा है। आप कहावत पर लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं, कौन सी बात होगी? लोकतंत्र का सवाल, आप तो इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतने बड़ी बात करते हैं। सुनिए, लोकतंत्र नहीं कहिए, आप की रक्षा करना मुझे आता है और अपनी बात कहना आता है। कहावत सुनाते रहिए, मंथन करते रहिए। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डलवा नहीं सकते। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डलवा नहीं सकते। जो मुझे कहना होगा, नहीं हम इसी बेबाकी से मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी कहता हूँ, इसी बेबाकी से दूसरे का शब्द मुंह में डालकर बोल रहे हैं। हम कहाँ डाल रहे हैं आप में? कृपया आप बीच में बोल करके अपना फ्रस्ट्रेशन ना दिखाएं, मुझे अपनी बात कहने दें। राजीव जी, मैं नहीं बोलेंगे अपनी बात कहने का अधिकार है मुझे। राजीव जी, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, लेकिन प्रोफेसर कौशल बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में उनका एक सम्माननीय व्यक्ति हर व्यक्ति है अजय जी, जो डिबेट पे बैठा है। बिल्कुल, मैं मानता हूं राजीव जी, लेकिन देखिए, अगर वो आज कुछ चुपते हुए सवाल आपसे पूछ रहे हैं राजीव जी, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवित हो। टेलीविजन डिबेट पे पार्टी किस तरफ कैसे फैसले लेगी, इस पर डिस्कस नहीं हो सकता है जी, लेकिन पार्टी को कुछ न कुछ तो रास्ता दिखाना पड़ेगा ना। चाहिए कि मैंने शुरू वाले सेगमेंट में बहुत स्पष्ट कहा कि भावनात्मक मुद्दों पर आपकी पार्टी जनता के प्रति भावनात्मक मुद्दों पर सुनिए प्लीज। आपकी कौशल जी सुन लीजिए प्लीज। तो कौशल जी देखिए, आप कहानी और कविता क्यों सुना रहे हैं? या तो आप ये चाहते हैं मैं बोलूं ना? नहीं आप बोलिए। मैं तो सुनाऊंगा, मेरा हक है ये सुनाने का, बताइए। अच्छा राजीव जी, चलिए चर्चा पर वापस लौटते हैं। आप जो कहना चाह रहे हो कौशल जी, क्षमा चाहता हूं सर, कौशल जी प्लीज सर, आग्रह कर रहा हूं आपसे जी। राजीव जी सुनाइए प्लीज। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, बहुत स्पष्ट कहावत है, जिसमें बहुत स्पष्ट ये कहा गया है कि व्यक्ति को समय रहते चेत जाना चाहिए जी। उसका हिंदी मैंने तर्जुमा किया। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, भावनात्मक मुद्दों पे यदि हम बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखते तो हम हार को प्राप्ति नहीं होते, क्योंकि मूल मुद्दे जो देश के हैं, किसान से लेकर नौजवान की बेरोजगारी का, वो तो हमने बहुत बेहतर तरीके से उठाए। तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी भी चीज ये 3 सह में सारी चीज छुपी हुई है, संवाद, सकारात्मक मुद्दे और निश्चित रूप से हेलो हाँ बोलिए मैं कंप्लीट कर दूं? हाँ करिए प्लीज बोलिए। संवाद, सकारात्मक मुद्दे
और निश्चित रूप से तीसरा शय जो है संगठन है। यदि हम संगठन पे बेहतर तरीके से काम कर लेते, हम सकारात्मक मुद्दों को उठाते रहते, इससे पहले और हम बेहतर तरीके से एक संवाद रखने कर पाते तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बेहतर होती। चलिए, अब आपने ये बातें कही, अब मैं आपसे जरा कुछ सीधे सवाल पूछ लूं, जरा उसका सीधा जवाब दे दीजिएगा। किसने रोका कांग्रेस पार्टी में संगठन के तौर पर बदलाव करने की बात कही? किसने रोका उसे? 2004 में से लेकर 2014 तक 10 साल तक यूपीए का शासन रहा। क्या कर लिया आपने उत्तर प्रदेश और बिहार में? क्या कर लिया आपने पश्चिम बंगाल में? क्या कर लिया आपने महाराष्ट्र में? क्या कर लिया आपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में? आप लगातार संगठन के तौर पर फिसड्डी साबित होते रहे, यह वास्तविकता है। इसमें मैं भी जोड़ दूं अजय जी आपकी बात को, त्यागी जी और अभय जी, मैं जोड़ रहा हूं इस बात को। 2017 में उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हुई कांग्रेस, 7 सीटों पर आई, राज बब्बर कंटिन्यू करते रहे लोकसभा चुनाव तक। हरियाणा में प्रभारी ही नहीं है रहा लोकसभा चुनाव के पहले तक। कितने उदाहरण दें? 3 राज्य आप जीत के आए, तीनों मुख्यमंत्री बन गए, अध्यक्ष भी वही बने हुए हैं, वही सचिन पायलट डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री भी है, अध्यक्ष भी है। यानी पार्टी के पास जो है दूसरे को जिम्मेदारी के देने का मौका ही नहीं है। थके खाए पिए छके और चुके नेताओं के भरोसे पार्टी चला रहे हैं आप लोग। चलिए राजीव जी, पहले आप जवाब दें, उसके बाद अभय दुबे जी जवाब दे रहे हैं। राजीव जी प्लीज एक छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं अभय जी के पास जा रहा हूं। जवाब मैं आ रहा हूं सर, मेरे से ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, एक छोटा जवाब दीजिए प्लीज जी। ये जवाब बहुत स्पष्ट है जी पंडित जी, जवाब बहुत स्पष्ट है कि मैंने 2017 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन पार्टी कर रही थी, तब भी बहुत स्पष्ट कहा था कि गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। अपना इस्तीफा भी सौंपने का काम किया मैंने उस वक्त, और मैं इस बात पे अभी भी मुतमईन हूं, इस बात का बहुत स्पष्ट कहता हूं कि कांग्रेस को यदि पूरे देश में खड़े रहना है, जीतना है, तो अपने दम पे रेस दौड़नी पड़ेगी, बैसाखियों के दम पे रेस नहीं दौड़ी जा सकती। चलिए आपके मैं जरा अभय जी के पास जा रहा हूं। अभय जी, जो सवाल अभी मैंने और विनोद जी ने उठाए हैं, क्या जवाब है इसका? भाई आपके पास वक्त ही वक्त है, कब सुधरेगी पार्टी? अजय जी देखिए, पहले तो कौशल जी ने 2 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला था जी। उन्होंने कहा कि हम इन तीनों राज्यों को जीते थे और चुनाव के बाद बुरी तरह परास्त हुए जी। कौशल जी याद कीजिए, स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते थे और देश का दिल दिल्ली बुरी तरह हारे, बिहार हारे, पंजाब हारे, 9 राज्यों के चुनाव हारे। एक आपने दूसरा प्रश्न खड़ा किया कि संख्या बल के आधार पर अच्छी स्थिति 14 में नहीं थी और हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाए। सुन लीजिए, अरे हमने कांग्रेस से संख्या बल के आधार पर नहीं, इच्छा शक्ति के आधार पर लड़ाई कांग्रेस भाजपा को छोड़िए, आप अपना बताइए। भाजपा को जो करना वो कर रही है। भाजपा ने प्रचंड बहुमत बिल्कुल छोड़ देंगे भाजपा को, ये छोड़िए, भाजपा को देश भी छोड़ेगा और हम भी छोड़ेंगे। सुन लीजिए, बार बार सुन लिए, अगर भाजपा के ट्रैप में आप फंसते जाएंगे तो भाजपा के ट्रैप में आप भाजपावादी हो जाएंगे, आप कांग्रेसवादी होइए। आपकी विचारधारा कहाँ है? आपकी उदारीवाद कहाँ है? आपका जो कांग्रेसीकरण का रूप कहाँ है? आपका संगठन कहाँ है? आपके छत्रप कहाँ है? आपके उद्देश्य कहाँ है? आपके लीडरशिप का सशक्त लीडरशिप का, इस पर आप बात नहीं करें। पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप से चलती है, संगठन से चलती है, विचारों से चलती है, विचारधारा से चलती है। कभी आप जनेऊ पहन लेंगे, कभी आप दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाएंगे, आज कौशल जी वाकई में जाएंगे, न जाने क्या। कौशल जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। कौन से जवाब दीजिए प्लीज, कौन से विचार से नरेंद्र मोदी चले? कौन से विचार से नरेंद्र मोदी जी चले थे कौशल जी? रमजान शमशान के, रामजादे हरामजादे के, किन विचारों से चले? एक बार उसकी व्याख्या तो कर लीजिए। प्रचंड महात्मा गांधी कहा करते थे, हर लोकप्रिय दिखने वाला निर्णय लोकहितकारी नहीं होता। अच्छा चलिए, मैं सबको रोक रहा हूं, मैं सर आ रहा हूं। पार्टी की विचारधारा भाजपा की विचारधारा का राग आप अलापते रहिए। संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। संजीव श्रीवास्तव, संजीव आपने लगातार देखा है देश की बदलती हुई राजनीति। अजय जी मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। संजीव जी आइए जरा मुद्दे पर आए। कांग्रेस के पास हमेशा वक्त रहा कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, अपने नेतृत्व को दमदार और धारदार बनाए, अपनी एक पद्धति, एक नैरेटिव को सामने रखे। कांग्रेस हर वक्त चूकती रही, इसके बावजूद बहाना दूसरी तरफ बनाया जाता रहा। कांग्रेस कब तक यह कर सकती है? और अगर कांग्रेस ऐसा करेगी तो अब 19 के बाद पार्टी का अस्तित्व भी बचेगा क्या?
देखिए अजय, मेरा मानना है कि अगले कुछ वर्षों तक देश में जो चुनाव मजबूती से लड़े जाएंगे और जिसमें अच्छा एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिलेगी। अंदर आ गए क्या? खासकर अगर दक्षिण के तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु को छोड़ दें, केरल को भी छोड़ दें, अगर वहां भी बीजेपी बढ़ गई तो मालूम नहीं। लेकिन इन 3-4 स्टेट्स के अलावा जहां जहां इलेक्शंस होंगे, सिर्फ असेंबली इलेक्शंस ही कंटेस्ट अच्छी तरह से होंगे। लोकसभा में तो माइंड देश का बन गया। अब उसके कई कारण हैं, हम उन कारणों का विश्लेषण नहीं कर रहे, लेकिन कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तक चाहेंगे चुनाव लड़के जीतते रहेंगे, क्योंकि उनके नैरेटिव का किसी के पास कोई तोड़ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। आप किसी विपक्षी पार्टी का नेतृत्व संभाल लीजिए, कोई और संभाल ले, भाई सारे ही नेता फेल हो गए ना। क्योंकि जो बीजेपी का नैरेटिव है कि जो हमारे साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है, तो देश के खिलाफ वाले कैसे जीत सकते हैं कभी भी? संगीत देशभक्तों को इत्तेफाक नहीं रखे। रागी साहब, जो सारी की सारी तर्क है, जहां पे बॉइल डाउन हो तर्क है वो ये है। मैं आ रहा हूं अभय जी, संगीत रागी जी प्लीज। मैं संजीव, संजीव की एक लाइन तो सुन लीजिए। गिने चुने पत्रकारों को अगर छोड़ दें, नहीं, संजीव का जो तर्क है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये संजीव पत्रकार की तरह नहीं बात कर रहे हैं, एक पक्षकार की तरह बात कर रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी का नैरेटिव ये था जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो पाकिस्तानी है या वो राष्ट्रवादी नहीं है। मैं ये बहुत ही बेतुका मुझे लगता है कि ये नैरेटिव है जो तर्क है जो संजीव बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की आज हालत, ये आप लोगों ने यही नैरेटिव को सेट करने सर ये आप अपना आत्मचिंतन कीजिए ना, आप अपना आत्मचिंतन कीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। आज आप 17 राज्यों में शून्य पर यदि आज संजीव की आखिरी टिप्पणी तो सुननी चाहिए। रागी साहब, हाँ संजीव प्लीज आखिरी टिप्पणी आपकी। बात तो सुनिए जी। अगर आप मुझे बात कंप्लीट, देखिए बात यह है कि लोगों ने, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है दिग्विजय सिंह लीडर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बघेल लीडर नहीं है, लेकिन सिवाय कैप्टन अमरिंदर के जो राष्ट्रवाद की लाइन पे रहे और जो नेशनलिज्म के मुद्दे पर पंजाब में चुनाव लड़े जी, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल बालाकोट, सर्जिकल स्ट्राइक सब पे तय स्टैंड लिया है ना। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं दिखे। ये संजीव के अपने विचार हैं, देखिए ये संजीव के अपने विचार हैं और हो सकता है कि संजीव को लगता है कि कांग्रेस इस नैरेटिव पे आना चाहिए। दागी जी आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अभय जी के पास आ रहा हूं। रागी साहब आप बने रहेंगे हमारे साथ। कि किसने कहा चौकीदार चोर है, वो हाथ उठाए, तो वो अभी तक वो गलत नारे में फंसे हुए हैं। मैं राजीव टागी जी छोटा जवाब दीजिए प्लीज। राजीव टागी जी, चौकीदार चोर है और रफाल ये मुद्दे नहीं है जनता के, तो राजीव टागी जी जवाब दीजिए। चुनाव हारते रहेंगे। राजीव जी जवाब दीजिए। राजीव जी, मुझे फ्रेम से डालो यार। मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूं, हर सेगमेंट में कहा, हालांकि कौशल जी भी मुझ पर नाराज हुए, थोड़े से बड़े भाई नाराज हो सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो संजीव जी ने बात कही, इसी बात को मैं अपना बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं जी। नहीं प्लीज मैं कौशल जी कंप्लीट कर दूं। मैंने कहा भावनात्मक मुद्दे, जो राष्ट्रवाद का जो मामला था, जब आप जाकर के बालाकोट पे प्रूफ मांगेंगे और ये कहेंगे कौवे मर गए और पेड़ टूट गए, तो फिर आपको उसका स्पष्टीकरण तो जनता को देना ही पड़ेगा। बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं। राजीव जी, मैं जरा इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि ये बात कहीं से हजम नहीं होती है। हम हार गए इसलिए हम दुश्मन पर या दूसरे सामने वाले पर दोष आरोपण कर दें, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आप अपनी बात बताइए ना, यही चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस ने जब शिकस्त का सामना किया है, कांग्रेस ने सामने वाले पर दोष आरोपण किया। कौन सी बात कर रहे हैं? मैं कौन सा दोषारोपण मैंने सामने वाले पे किया? भाई भावनात्मक मुद्दे थे, वो अच्छा भुना कर ले गए। अरे छोड़िए ना, बीजेपी ने क्या किया, आप ये बताइए, आप क्या करने जा रहे हैं, पार्टी का भविष्य क्या है ये बताइए। आज हम चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं। बात ही क्या कह रहा हूं अजय जी आप समझ ही नहीं रहे बात को। हो सकता है नहीं समझ पाए, प्लीज बताइए। मैंने कहा कि जिन नेताओं ने जी, हाँ मैंने दोबारा समझाता हूं आपको, जिन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, एक तरफ सिद्धू साहब थे और एक तरफ कैप्टन साहब थे, बहुत स्पष्ट सुन लीजिए। कैप्टन साहब ने जो राष्ट्रवाद की परिभाषा दी, दैट वाज द बेस्ट वन। राहुल गांधी जी ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी और ये कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं इस वक्त में बालाकोट के समय पे, दैट वाज द बेस्ट वन।
लेकिन उसके बाद जब नेता इस तरह के सवाल पूछेंगे कांग्रेस पार्टी में रह करके, तो निश्चित रूप से जनता तो रिएक्ट करेगी। मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट। इससे स्पष्ट और क्या कहूं बताइए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभय दुबे जी, जब आज राजीव त्यागी जी ये बात कह रहे हैं, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। 2017 में उन्होंने कहा कि इस बात का विरोध उन्होंने किया कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहिए था। आज वो कहते हैं कि जब राष्ट्रवाद को परिभाषित करना था तो राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह उसे परिभाषित करते थे, लेकिन सिद्धू जैसे लोग उसे एक अलग दिशा में खड़ा कर कांग्रेस का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा है जो इस तरह के विचार रखता है, तो इस धड़े को कोई सोचने क्यों नहीं देता? सिद्धू को सैम पित्रोदा ने भी तो, सैम पित्रोदा का हुआ बयान कौन भूल सकता है उसे? हुआ बालाकोट में भी उन्होंने। देखिए जी अभय जी प्लीज। अजय जी जी अजय जी देखिए, दो बुनियादी मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी के सम्मुख। एक है कि वो अवधारणा बनाने में किस प्रकार देश की काम करती है, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिस्ट्रक्चर करती है। और बहुत गंभीरता से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग हर संभव कोशिश करें कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से फिर हमारी सारी इकाइयों को हम नीचे तक पर्कुलेट करें और उनको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ें। एक जो डिस्कनेक्ट है बड़ा कांग्रेस पार्टी का, वो अभय जी आप बुनियादी सवाल से फिर अपने आप को अलग कर रहे हैं। आप बुनियादी सवाल से अपने आप को फिर अलग कर रहे हैं अभय जी। आज कांग्रेस पार्टी को इस बार पर विचार करना पड़ेगा जो अभी कौशल जी ने कहा। आपका खुद का नैरेटिव क्या है? आप किस चीज को लेकर आगे चल रहे हैं? कौशल जी, मैं चाहता हूं एक बार फिर आप अपनी बात सामने रखें। देखिए हम बहुत नहीं एक मिनट। देखिए, हमारा पहले दिन से तय है 10 वर्ष हमारे, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी के 10 वर्षों में नैरेटिव क्या था अजय जी? नहीं देखिए, मुझे ये जानने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम जानते हैं, आपसे अधिक कांग्रेस पार्टी हम जानते हैं। में नहीं सुना, हम कांग्रेस पार्टी को आपसे अधिक जानते हैं। आप हमको मत समझाइए कांग्रेस बोलने दूंगा। 10 कांग्रेस पार्टी को आपसे अधिक जानते हैं। आप राहुल गांधी को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। ये अंतर समझिए। आप राहुल गांधी को जानते हैं, प्रियंका गांधी को जानते हैं, हम कांग्रेस को जानते हैं। कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं। जो नैरेटिव है वो था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय पहुंचाना। कांग्रेस पार्टी ने कभी अपना इलेक्शन शमशान कब्रिस्तान पर नहीं लड़ा, कभी कम्युनल एजेंडे पे कांग्रेस ने अपना अभय दुबे जी चिड़िया उड़ गई। अब कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझिए, आपको आधार बनाया है। अभय दुबे जी, देश को मुझे लगता है अब कांग्रेस को ये समझने का वक्त आ गया। जाति पर, भाषा पर बात करते हैं आप, जाति भाषा के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। कहीं भाषा पर आप नहीं रहे। कैसे लोगों को बुलाते हैं? गांधी ने बच्चों के सामने कैसे नारे लगवाए थे? कैसी बात कर रहे हैं? अरे क्या आपके सब ठीक है, आप व्याख्या मत कीजिए कि हमारी भाषा क्या है। हमारी भाषा भी है कांग्रेस की भाषा। मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अपना वक्त अलगाव की भाषा नहीं प्रयुक्त कर रहे। विनोद जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं ये समझने के लिए कि कांग्रेस ने हमेशा संगठन में बदलाव और फेरबदल और आत्मचिंतन की बात की जब उसे हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2012 का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का देख लीजिए, तमाम राज्यों में एक के बाद एक विफलता की बात देख लीजिए, 2014 के लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव देख लीजिए। भाई कितना आत्ममंथन करेंगे, कितना चिंतन करेंगे? आज एक टिप्पणी छोटी सी आपको बता देता हूं। आज ये बड़ी बात पर लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक जमाना था जब कलकत्ता से हावड़ा तक आप ट्रेन से जाइए एक कांग्रेस शासित राज्य नहीं मिलता था। आज अब आप मुंबई से कलकत्ता पहुंच जाइए दिल्ली होते हुए, एक कांग्रेस शासित राज्य नहीं मिलता। यह स्थिति है। विनोद जी, नहीं देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस में बदलाव की बात तो हर चुनावी हार के बाद हुई, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। बात हुई, मंथन हुआ, इस्तीफों की पेशकश हुई, लेकिन जो जहां है वहीं बैठा रहा। जो ठहराव, जो जड़ता कांग्रेस की निर्णय प्रक्रिया में है, वो सबसे बड़ी समस्या है उसकी। आप एक उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 283 अकेले बीजेपी की सीटें आई जी। उसके सारे पहली पांच के नेता बदल गए, सारा जो है पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। कांग्रेस पार्टी में बता दीजिए वही सब कुछ, वही वर्किंग कमेटी, वही सारे लोग। बहुत बाद में कुछ लोग बदले गए और बदले वो गए जिनकी उपयोगिता थी वो तो बाहर कर दिए गए, और जिनकी उपयोगिता नहीं थी वो बने हुए हैं। अब मैं नाम क्या लूं? अच्छा, इसके अलावा प्रदेशों के अध्यक्षों का
नहीं, आइए नाम लेकर बात करते हैं ना। अब आखिरकार हम किसको और किसको बचा रहे हैं? देखिए, मैं इंडिविजुअल नेताओं के नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रवक्ता लोग, मैं बता रहा हूँ, ये सब जानते हैं। दूसरी बात है, देखिए कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जमीनी कार्यकर्ता जो हैं वो नेताओं तक पहुंच ही नहीं पाते, उनकी बात ही नहीं पहुंच पाती। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे आप सीधे बात कर लीजिए। राहुल गांधी की मशीनरी जमीनी कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं देती। राहुल गांधी जाते हैं, बात करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन जो एक सिस्टम इंदिरा गांधी के जमाने में था कि लोग सीधे बात करते थे, जाकर के इंदिरा जी दरबार लगाती थी, सीधे मिलती थी, बीच में बैठे हुए दरवाजा बनाए हुए, तो असली बात पहुंची नहीं पाती। जब अध्यक्ष को वर्किंग कमेटी में यह कहना पड़े 3 बड़े नेताओं का नाम लेकर के कि वो अपने बेटों की, वही इसलिए आ रहा था नाम लेकर। अच्छा, विनोद जी की टिप्पणी के साथ अभय जी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है। ये तो अब सर्वविदित हो चुका है, हर कोई जानता है ना कि आप 3 मुख्यमंत्रियों के नाम लेकर और 3 बड़े नेताओं के नाम लेकर कहते हैं, चाहे आप कमलनाथ की बात करें, चाहे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे आप पी चिदम्बरम साहब की बात करें, कहे कि अपने बेटों की टिकट के लिए ये लोग कहां आगे चल रहे थे। आप बताइए, जब बेटों की टिकट के लिए वरिष्ठ नेता लाइन लगाएंगे तो पार्टी के लिए खाक काम करेंगे? देखिए, और दूसरा, चुनाव के बाद फाइल बंद हो जाती है, 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी शुरू होती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव 2017 में हारे। जी बताइए अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, देखिए अजय कुमार जी, कार्य समिति के जो विवेचना है वो उसका आंतरिक विषय है। कार्य समिति में क्या हुआ, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, गुलाम नबी आजाद साहब ने, AK एंटनी जी ने आकर उसकी व्याख्या की। इसलिए चैनल को अधिकार नहीं कि वो स्पेकुलेट करे कि अंदर क्या हुआ था, हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे। क्या हुआ ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय है। अभी विनोद जी ने कहा अध्यक्ष नहीं बदले। विनोद जी कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, हम चुनाव जीते, क्या यह संभव था कि 1 माह के अंदर हम कोई दूसरा अध्यक्ष दे देते? यह संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। विनोद जी, इस पर क्या हुआ? कमलनाथ जी ने स्वेच्छा से यह बात आगे होकर कही थी कि मैं नहीं रहना चाहता उस समय। सुन लीजिए भाई, नतीजा हमने, मैंने और राजीव त्यागी जी ने कहा कि भावावेश का चुनाव था, भावनाओं का उफान एक आखिरी टिप्पणी राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आज वादा करता हूं आपको कि आने वाले 4 राज्य में से 3 राज्यों में कांग्रेस फिर से। चलिए राजीव जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। राजीव जी, आखिरी टिप्पणी प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक शेर से अपनी बात कहूंगा, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की अपनी आदत नहीं रही। कांग्रेस हाईकमांड पूरी मेहनत करता है। 143 मीटिंग्स राहुल गांधी जी ने पूरे देश में की जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसका 20% भी हम कांग्रेसी मेहनत कर लें और अपनी वार्ड कमेटियों का और अपनी बूथ कमेटियों का गठन कर लें तो निश्चित रूप से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। हम दिक्कत ये हमारी पार्टी की हो गई है कि सारा काम गांधीज करेंगे, बूथ कमेटी भी गांधी बनाएंगे, वार्ड कमेटी भी गांधीज बनाएंगे, भाषण भी वही देंगे, भीड़ भी वही लाएंगे। यही है वास्तविकता आज, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप राहुल गांधी के काम को देखें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जीतोड़ मेहनत की, लेकिन नेता आगे रहा, पार्टी कहीं बहुत पीछे पिछड़ती हुई दिखाई दी। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती या यूं कहीं की खामी इस बार के चुनाव में दिखाई दी है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।